तब्दीली वहां नहीं रही, तब्दीली क्यों निकाला मुझे? तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। The United States ended 20 years of war in Afghanistan. जी अस्सलाम वालेकुम। मुनीर न्यासी का एक शोरा आफाक शेर है कि मुनीर इस मुल्क पे आसेब का साया है क्या, कि हरकत तेज़ तर है और रफ्तार आहिस्ता। सो लग ये रहा है कि पाकिस्तान सूरत हाल इसी के साथ दो चार है। कल तक हम डिस्कस कर रहे थे कि मुल्क में एक बहुत बड़ा सियासी बहरान है, आइनी बहरान है, और उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आया था कल तक हम उसकी डिस्कशन कर रहे थे कि ये आइनी सियासी बहरान, इंतखाबी बहरान, पार्लिमानी बहरान किस तरह से ख़त्म होगा। और आज बहरान दर बहरान, एक बहरान ख़त्म होता है तो दूसरा क्राइसिस स्टार्ट हो जाता है। कल हम आइनी, सियासी, इंतखाबी, पार्लिमानी इस बहरान की बात कर रहे थे, और आज एक दूसरा बहरान मईशत का वो आन खड़ा सामने हुआ है। डॉलर की कीमत में यकदम 18 रुपए का इजाफा हो गया, जिसके बाद इंटर बैंक में 283, 285 पे मिल रहा है, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 290 से भी क्रॉस कर चुका है। बहुत जगहों पे 295 पे आज ट्रेड करता रहा। स्टॉक मार्केट इंतहाई गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। इंटरेस्ट रेट आज हुकूमत ने बढ़ा दिया, उसको 18% से 20% पे लेके जाया जा चुका है। अब इंटरेस्ट रेट शरह सूद जितनी बढ़ाई जा रही है, इसका एक्सपोर्ट्स पे, इम्पोर्ट्स पे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा। ट्रेड डेफिसिट इससे संभलने में नहीं आ रहा। बैंक्स के लिए ऑपरेट करना मजीद मुश्किल हो जाएगा। लोग कर्ज कैसे हासिल करेंगे, मईशत का भट्टा बैठ जाएगा। इतना इंटरेस्ट रेट डबल फिगर में चला गया है, सो इसका पूरा नेगेटिव इम्पैक्ट मईशत के ऊपर आएगा। सो मईशत की इतनी बुरी सूरत हाल है कि उसके बारे में कोई सिरा ना तो हुकूमत के हाथ में आ रहा है, ना हुकूमत को समझ आ रही है कि मईशत को ठीक कैसे करना है, और ना अवाम को समझ आ रही है कि आखिर ये हुकूमत करने क्या आई है। सारे का सारा मलबा पीडीएम की हुकूमत इमरान खान पे डाल रही है, साबिका हुकूमत पे डाल रही है। लेकिन पीडीएम की हुकूमत से सवाल तो बनता है कि एक साल कम अज कम आपको होने में आ गया है। सिर्फ एक महीना कम, अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के बाद पीडीएम की हुकूमत आई थी, अब अप्रैल 2023 आने वाला है। तो एक साल के दौरान पीडीएम हुकूमत की अपनी कारकर्दगी क्या रही? क्या इस एक साल के दौरान भी अभी तक नून लीग पीपल्स पार्टी सारे का सारा मुआशी मलबा इमरान खान पे डालते रहेंगे? यही ट्वीट की आज मरियम नवाज साहिबा ने, बड़ी सख्त, बड़ी गुस्से से भरी हुई, जिसमें उन्होंने इमरान खान को लिताड़ा सियासी तौर पे। लेकिन सवाल वही बनता है कि क्या अभी भी इमरान खान पर ही जिम्मेदारी डालना एक जिम्मेदाराना बयान है? इस सवाल को आज जनरेट करेंगे। महंगाई की सूरत हाल 48 साल की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गई है, और 48% के करीब ही इस वक्त महंगाई है। यहाँ तक कि जो गरीबों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म के पैकेजेस होते हैं, हमेशा से होते हैं, वहाँ पर भी चीज़ों की कीमतों को पर लग गए हैं, आसमान तक पहुँच गई हैं। गरीब तबके के लिए तो 2 वक्त की रोटी खाना बिल्कुल असाब हो गया है, बिल्कुल नामुमकिन होकर रह गया। लोग सड़कों पर रो रहे हैं, झोलियाँ उठा उठा के हुकूमत को बद्दुआएं दे रहे हैं। हुकूमत के पास, नून लीग के पास, पीपल्स पार्टी के पास, पीडीएम की हुकूमत के पास, 13 जमातों के इस हुकूमत के पास आखिर प्लान क्या है? क्या किसी एक सियासी जमात के पास भी प्लान नहीं है, या इस वक्त अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना ही वाहिद हल है? कि इस वक्त जो गैर यकीनी की सूरत हाल है, जो मुआशी दलदल में हुकूमत फंस चुकी है, मुल्क फंस चुका है, क्या यही एक सूरत हाल है कि इस वक्त इलेक्शन की तरफ जाया जाए? इसके अलावा आज वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब की, और ज़राए ये खबर दे रहे हैं कि वहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी भी डिस्कस हुई, और मईशत चूँकि नेशनल सिक्योरिटी का बड़ा अहम जुज़्व है, तो ज़ाहिर है उस हवाले से भी इदारों में तशवीश पाई जाती है, तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। तो ये सब मामला डिस्कस हुए हैं, यानी कि हीट पहुंचना शुरू हो गई है, गर्मी लगना शुरू हो गई है, पता चलना शुरू हो गया है कि जब तक आप मईशत ठीक नहीं करेंगे, आपकी नेशनल सिक्योरिटी ठीक नहीं हो सकती। मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हैं। आखिर हुकूमत कर क्या रही है, और इमरान खान के पास इसका मुतबादिल प्लान क्या है? हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार करार दे रही है, पीटीआई
हुकूमत को जिम्मेदार करार दे रही है। आज डिबेट जनरेट करवाने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से प्रोग्राम के फ्लोर को डिस्कशन, डिबेट, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी सरकर्दा, बड़े ज़बरदस्त, बड़े फायरी, बड़े दबंग तर्जुमान हैं अली गौहर बलोच साहब, MNA हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मरकजी सरकर्दा रहनुमा, बड़ी जोशीली, बड़ी ज़बरदस्त तर्जुमान है अपनी पार्टी की आलिया हमजा मलिक साहिबा। मुस्ताफ़ी MNA कहना चाहिए या वो MNA है कि जो पार्लियामान में वापस आ रही हैं? बहरहाल इसका जवाब भी आलिया हमजा मलिक साहिबा हमें देंगी। अली गौहर बलोच साहब, ये क्या कर रहे हैं? मैंने ये सारा इंट्रो एक दे दिया, क्या कर रही है आपकी हुकूमत? आपकी हुकूमत से मईशत संभल नहीं रही, डिफ़ॉल्ट के करीब पहुंच गया है मुल्क। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है डॉलर का रेट आप देख लें, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो हो चुका है, IMF की डील आप करवा नहीं पा रहे। आपके अपने अंदर से मिफ्ता इस्माइल ने आज कह दिया कि मईशत के साथ खिलवाड़ कर रही है ये हुकूमत। अली गौहर बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैंने आपका इंट्रो सुना और इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो मुआशी हालात हैं वो मतलब है कि जाहिर है कि वो काफ़ी अंडर प्रेशर हैं और उसमें हुकूमत की बड़ी कोशिश के बावजूद, मेहनत के बावजूद भी अभी तक IMF प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो पाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मायूसी वाली बात नहीं है, IMF प्रोग्राम तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन उससे मायूसी की बात कैसे नहीं है? डॉलर का रेट आप देख लें, आज महंगाई की शरह आप देख लें आज। नहीं, मायूसी इस लिहाज से नहीं है कि खुदा न खास्ता कि हम कोई डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे, जिस तरह के खान साहब बड़े अरसा से भाषण दे रहे हैं। सर डिफॉल्ट और क्या होता है? सर डिफॉल्ट और क्या होता है? आपके पास मुल्क चलाने के पैसे तक मौजूद नहीं है, ज़खायर आपके मुश्किल से चाह रहे हैं। डिफॉल्ट और क्या होता है सर? कारोबार का भट्टा बैठ गया है। इस टाइम ऐसी बात नहीं है। इस टाइम पे आपको पता है कि चाइना ने आपकी मदद की है और IMF प्रोग्राम के लिए भी जाहिर है जो कीमतें बढ़ी हैं, ये वो मुआहदे थे। 70 करोड़ डॉलर दिया है ना चाइना ने। 70 करोड़ से आपकी मईशत तो नहीं संभलती ना सर। अगर मुझे आप गुजारिश करने देंगी तो मैं फिर अपना मौक़िफ़ आपको दे पाऊंगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमारे मुल्क में जो मुआहदे हुए थे IMF के साथ, जब हम IMF से हमने तारीख के सबसे बड़े कर्जे इमरान खान साहब की हुकूमत में लिए, तो वो किसी से कोई ढकी छुपी बात नहीं। अगर हम उन हकायक को मसक करके उन हकायक से आंखें चुरा के आगे की तरफ देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये मौजूदा हुकूमत के साथ भी जाती है। हाँ, इसी तरह के चैलेंजेस आपको पता है हमें 13 से 18 तक भी थे, लेकिन उस वक्त भी जब मेहनत की तो उसके समरात मुल्क में आए। आज उस वक्त भी आपको पता है लोड शेडिंग का बड़ा इशू था, उस वक्त भी बिजली के रेट्स बहुत ज्यादा थे, उस वक्त भी महंगाई की शरह ज्यादा थी, उस वक्त भी हमारी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और जो आपको पता है कि जिस तरह से दहशतगर्दी। सर माजरत के साथ फिर आप कहेंगे कि मुझे गुजारिश करने दें, मुझे जवाब मुकम्मल करने दें, लेकिन जब आप ये बात करेंगे सवाल जनरेट होंगे। सर एक गरीब के पास रोटी नहीं है, दोपहर की रोटी नहीं है, रात की रोटी नहीं है, सुबह की रोटी नहीं है, उसके बच्चों के पास वो गले में हाथ डाले कि आपने 13 से 18 तक क्या कारनामे अंजाम दिए थे। उसको तो अपने अगले वक्त की रोटी की फिक्र है ना। उसे 13 से 18 के आपके कारनामों की रोटी बना के नहीं खानी। कि अगर जब तक हम इस मुल्क में उन जिम्मेदारान को कटहरे में नहीं लाएंगे, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए, जिन्होंने 2018 का इलेक्शन चोरी किया, जिन्होंने अवाम का मैंडेट चोरी किया, जिन्होंने ना सिर्फ कर्जे लिए बल्कि उनके कर्जे लेने के बाद इस पाकिस्तान में करप्शन के नए रिकॉर्ड वही कर रहे हैं ना आप। और पाकिस्तान उठा के जेलों में डाल रहे हैं PTI को। यही तो प्रेफरेंस है आपकी। मईशत तो आपकी प्रेफरेंस है ही नहीं, गवर्नेंस आपकी प्रेफरेंस ही नहीं। जेलों में तो वो खुद जा रहे हैं, अपनी मर्जी के साथ जा रहे हैं, लेकिन बहरहाल वो उसका भी वो जो तहरीक अभी शुरू नहीं हुई थी वो खत्म होगी। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि आज उन लोगों को, आज वो वक्त है कि उन लोगों को कटहरे में लाया जाए, उनसे पूछा जाए कि ये जो इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था इसने मुल्क का कितना नुकसान किया है। और जब इक्तदार से हटते हैं तो इनके वफाकी वजीर खजाना अपने सूबाई वज़ीर खजाना को जो हदायत देते हुए पकड़े गए वो भी पूरे पाकिस्तान के सामने है। मतलब खान साहब तो बड़े अरसे दराज से ये कोशिश कर रहे हैं कि ये मुल्क किसी तरह से डिफॉल्ट की तरफ चला जाए। और उन्होंने तो यहाँ तक भी कह दिया था कि इस मुल्क के ऊपर चाहे मतलब कि मेरी हुकूमत चलेगी तो चाहे इस मुल्क पर एटम बम गिरा दे। तो एक इतनी मतलब है कि आपके दिल के अंदर कीना है पाकिस्तान के लिए, इतना आपके अंदर बुग़्ज़ है कि आप अपने सियासी मुखालफिन को बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। और आपने देखा कि सियासी इंतशार फैलाने के लिए समियां तोड़ दी गई।
تو مقصد یہ ہے کہ کس حکیم نے ان کو مشورہ دیا تھا. سر once again I have to go to عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, I have to go to عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. لیکن آپ کے ان سارے بیانیے سے ایک غریب کو اگلے ٹائم کی روٹی نہیں ملے گی, جس نے دوپہر کی کھائی, جس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو رات کی روٹی ملے گی. اس کی روٹی چھیننے والے بھی اس روٹی کو. سر ابھی گورنمنٹ میں آپ ہے نا, ابھی عمران خان نہیں ہے, ابھی گورنمنٹ میں آپ ہے, ابھی آپ نے دینا ہے غریب کو کھانا, عمران خان نے نہیں دینا. اسٹیبلٹی آئے گی. ظاہر ہے جس ملک کو 1 سال ہو گیا نا آپ کو, 1 سال ہو گیا ہے آپ کو, کب آئے گی اسٹیبلٹی سر؟ بے کے ساتھ لوٹا گیا ہو. اچھا چلیں, جس ملک میں لیٹ می گو ٹو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, لیٹ می گو ٹو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. اچھا سر, لیٹ می گو ٹو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. عالیہ حمزہ صاحبہ جواب دیجئے اس بیانیے کا. یہی نون لیگ کا, یہی حکومت کا, یہی پی ڈی ایم کا بیانیہ ہے, پلس مریم نواز صاحبہ نے آج کہا ہے کہ سٹ ڈاؤن, چپ کر کے بیٹھ جائیں, آپ لوگوں نے معیشت خراب کی ہے, سٹ ڈاؤن, چپ کر کے بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو غریدہ. میں صرف اس خاتون کو اتنا کہوں گی سٹ ڈاؤن, کیونکہ اسٹیٹ بینک نے آج شرح سود 17% سے بڑھا کر 20% کر دیے. میں اس خاتون کو کہوں گی سٹ ڈاؤن, کیونکہ آج انٹر بینک میں ڈالر 285 روپے کا ہو گیا اور اوپن مارکیٹ میں 310 کا بھی نہیں مل رہا ہے. میں اس خاتون کو کہوں گی خدا کا واسطہ ہے سٹ ڈاؤن, اس لیے کہ یہاں پر غریب رہ گئے, کسان گلیوں پر آ گئے, تاجر سڑکوں پر موجود ہے, لیکن ان کو شرم نہیں آئے گی. مطلب میں صرف اتنا ان سے سوال کروں گی, اور میں یہ کہوں گی کہ جب وہ بی بی آتی ہے نا اور کہتی ہے نواز شریف تھا تو 2 روپے کی روٹی ملے گی, ان سے یہ سوال پوچھ لے جب نواز شریف پیدا ہوا تھا تو روٹی کتنے کی تھی. ان سے یہ سوال پوچھے جب نواز شریف کالج میں تھا تو روٹی کتنے کی ملتی تھی, جب نواز شریف کرکٹ کھیلتا تھا تو روٹی کتنے کی ملتی تھی. آج یہاں پر صورتحال یہ صرف آج کی خبریں اگر میں یہ بتا دوں, شرح سود 20%, ہمارا 7% کے اوپر ان کا جھوکر آ کر کہتا تھا کہ تم لوگوں نے یہ 2% بڑھا کیسے دیا ہے. ڈالر جب ہمارے دور کے اندر 178 کے اندر تھا تو یہاں پر یہ کہتے تھے اتنا مہنگا ڈالر کیوں ہے. آج 285 کے اوپر اور 310 کے اوپر بھی یہاں کوئی آواز نہیں آ رہی. مہنگائی آپ نے کہا 48, میں کہتے ہیں 50 سال کی جو انہوں نے جو ہے نا آج بلند ترین سطح کے اوپر لے آئے, تو اس کے باوجود بجلی کی قیمت آج 3 روپے 32 پیسے بڑھ گئی ہے. گھی کی قیمت 115 روپے مہنگا ہو گیا, اور وہ بھی اس وقت یوٹیلیٹی اسٹور کے اوپر. مجھے یہ پتا ہے کہ پچھلے 4 سالوں میں یوٹیلیٹی اسٹور پہ سبسڈی, کسانوں کو کھاد پہ سبسڈی, کسانوں کو بجلی پہ سبسڈی ہم دیتے تھے. یہاں پر تاجروں کو ہم ایکسپورٹ کرنے کے اوپر سبسڈی دیتے تھے. سارا کچھ ریورس بیک کر دیا انہوں نے, اور اس کے بعد آ کر یہ ہمیں کہتے سٹ ڈاؤن. میں صرف اتنا کہوں گی ڈالر صاحب کے لیے, ڈالر ڈار صاحب کے لیے میری کچھ گزارشات ہے. شاید سے ڈالر ڈار صاحب کو یہ کہے کچھ دنوں کے لیے ڈالر کو ننگا کر کے کہیں قید کر لے, شاید وہ نیچے آ جائے. یا آئی ایم ایف کے اوپر 4 دہشت گردی کے اور 4 بغاوت کے پرچے کٹوا لے, شاید سے وہ ان کی بات مان جائے جو 9 فروری کو کہتے تھے اسٹاف لیول کا یہاں پر ایگریمنٹ ہو جائے گا, اور آج اس وقت 9 مارچ آنے لگی ہے. یا ورلڈ بینک اور موڈی کے اوپر کوئی بغاوت کا پرچہ کٹوا دے, شاید اسی طرح وہ پاکستان کی ریٹنگ ٹھیک کر دے اور پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل جائے. صورتحال یہ نہیں ہے. صورتحال یہ ہے کہ جب آپ آنکھیں بند کریں گے, جب آپ کی ترجیحات عوام نہیں ہوں گی, جب آپ کی ترجیحات صرف یہ ہوگا کہ آپ نے آ کر تب یہ کہنا ہے جب معاشی حالات برے ہو تو آپ نے کہنا یہ تو میری حکومت ہی نہیں ہے. لیکن جب ڈالر کا 5 روپے پیٹرول کی پرائس میں کمی کرے تو آپ نے کہہ رہے $7 صاحب. مجھے یہ جواب دے دو, میرے بھائی کہہ رہے نا سب سے زیادہ قرضے ہم مل گئے. عالیہ صاحبہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, نہیں میں ایک بریک لینا چاہ رہی ہوں, لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. واپس آتے ہیں, عالیہ صاحبہ کا جواب مکمل لیتے ہیں, اور علی گوہر بلوچ صاحب بھی موجود ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. جی عالیہ حمزہ ملک صاحبہ, دیکھو بات کری تھی نا, اس کا خریدا صورتحال ہے, معیشت تباہ, انڈسٹری تباہ, جمہوریت تباہ, سرمایہ کار تباہ اور برباد ہے, عوام تباہ اور برباد ہے. لیکن ان کا اقتدار کا نشہ ختم نہیں ہو رہا. یہاں پر انہوں نے قرضوں کی بات کی تھی. جہاز میں جب ڈالر ڈال کر بیٹھے تھے نا تو کہا گیا تھا مارکیٹ نے خود کام شروع کر دیا اور ڈالر 222 پر آ گیا, اور کہا گیا تھا 2600 ارب کے قرضے معاف ہو. آج 285 اور 310 کے اوپر جو مل نہیں رہا ہے, مجھے یہ بتا دیں کتنے قرضے کریں. صرف ان کی نااہلی میں قرضے 14,500 ارب روپے بڑھا دیے. یہاں پر اسٹاک کی صورتحال 3 ارب ڈالر کر دی ہے. یہاں پر ریمیٹنسز کم ہو گئے ہیں جو 2.6 ارب مہینے کے تھے 2 ارب ڈالر کے اوپر آ گئے. ایکسپورٹ کی صورتحال ہے کہ آج اگر اخبار میں اتنا بڑا ایسٹیما کی طرف سے جو چھپا ہے, انہوں نے یہ ٹریجیکٹری جو دکھائی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کی وہ بالکل ڈاؤن ورڈ دکھائی ہے. انہوں نے کہا پچھلے سال ہم 15 ارب سے
20 अरब डॉलर से ऊपर लेकर आए थे, टारगेट 25 अरब डॉलर का था, और इस दफा उन्हें ये लग रहा है कि हम तो पिछली दफा वाले टारगेट से भी पीछे चले जाएंगे। रहम करे मुल्क के ऊपर। मैं सिर्फ इतना कहूंगी, इस वक्त अवाम के जो हालात है ना, जेवर बेचकर वो अपने बिल्स और बच्चों की फीस दे रहे हैं, अपने घर का राशन नहीं उनसे वो हो रहा है। आटे की कीमत जो 50 रुपए का था आज 170 रुपए किलो में भी नहीं मिल रहा, चीनी इस वक्त 150 रुपए में भी नहीं मिल रही, घी की कीमत इस वक्त 800 रुपए पर केजी है। पेट्रोल के हालात आपने देखे, इस वक्त अवाम के जो हालात है और अवाम का गुस्सा उन्होंने राजनपुर के इलेक्शन में इनके ऊपर निकाला है। हर गुजरता दिन इनकी हुकूमत के लिए आखिरी जिसे कहे लास्ट नेल इन द कॉफिन का किरदार अदा कर। बिल्कुल ठीक। अली गौहर बलोच साहब, जवाब आपने सुन लिया आलिया हमजा मलिक साहिबा का, और जो आपका बयानिया है कि इन सब का जिम्मेदार इमरान खान है या उनके साथ के दीगर हवारी हैं, उन सबको जिम्मेदारान को कटहरे में खड़ा करना चाहिए, लेकिन ये बयानिया अवाम बाय नहीं कर रहे, अवाम आपके इस बयानिए से मुतासिर नहीं हो रहे, अवाम आपके इस बयानिए के साथ नहीं है, और उसका रिजल्ट इलेक्शंस में नजर आ रहा है, जितने भी ज़िमनी इलेक्शंस हो रहे हैं। बात ये है कि आलिया साहिबा ने बात की है, खैर आपने तो कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन देखें पाकिस्तान के अवाम भी पूछेंगे और मैं तो पूछूंगा। सर, मैं तो ये पूछूंगा कि पूछा जाता है, ऑपोजिशन से क्या सवाल पूछेंगे सर? मेरी गुजारिश सुन लेना, मेरी गुजारिश सुन ले। इनसे ये पूछना पड़ेगा कि 5 रुपए वाला बिजली का यूनिट 25 रुपए पर किसने पहुंचाया था, 110 रुपए वाला डॉलर जो है वो 200 पर किसने पहुंचाया था, 40 रुपए किलो वाली चीनी जो है 140 पर किसने पहुंचाई थी, जिस वक्त सस्ता घी और सस्ता आटा मिलता था उसको महंगा किसने किया था। तो ये बताएं कि इन्होंने अपने टाइम में, जहां पर 2018 को जब इन्होंने वोट चुराए, पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चुराया था और ये लोग इक्तदार के ऊपर मुसल्लत हुए थे, क्या उस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात ये थे? क्या पाकिस्तान के अंदर ये दुश्वारियां थी? जिन लोगों ने 4 साल के अंदर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, उन लोगों से आज ये सवाल पूछा जाएगा। अगर वो इस खुशफहमी का मतलब है कि शिकार है कि उनसे ये बातें नहीं पूछी जाएंगी, तो मैं समझता हूं कि ये उनकी खाम ख्याली है। दूसरी बात ये है कि ये वाकई हालात, महंगाई है, सारा कुछ है, लेकिन इनसे ये पूछे कि ये अभी बात कर रही थी कि मतलब है कि जी हमने, उसकी वजूहात थी, उसकी वजूहात ये थी कि इन्होंने चीनी और आटे में चोरियां की थी, इन्होंने जो है पाकिस्तान की BRT वो पेशावर के किस्से किसी से ढके छुपे नहीं है, अरबों रुपए के घपले किए थे, फॉरेन फंडिंग केस का कच्चा चट्टा इनके सामने आ गया था, तोशा खाना की जो चोरियां हैं वो इनके सामने आ गई थी। तो देखिए ये एक मतलब है कि बड़ी, जिसका इनके पास बयान कोई नहीं, ये सिर्फ आज इनसे पूछ लें, यही आपको गिनवाएंगे कि आज महंगाई हो गई है। भाई उस महंगाई की कुछ वजूहात हैं, उस महंगाई की शुरुआत आपने की। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन में हमने कोई सीट लूज की है। भाई 14 में से 13 जिमनी इलेक्शन की सीट किसने लूज की थी? आप बताएं कि कराची के इलेक्शन में जो वाडा साहब ने सीट खाली छोड़ी थी, उसके ऊपर कराची के अवाम ने किक आउट किसको किया था उस वक्त? आप बताएं कि डस्का में इलेक्शन चोरी करते हुए कौन रंगे हाथों पकड़ा गया था? ये इनकी हुकूमत की कारकर्दगी थी। इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त इमरान खान की हुकूमत थी, ऑपोजिशन की गुड्डी चढ़ी हुई थी, लेकिन आज बिल्कुल रोल्स रिवर्स हो गए हैं। आज हुकूमत नून लीग की, पीपल्स पार्टी की है, और इमरान खान साहब इस वक्त बहुत तगड़े हो चुके हैं सियासी एतबार से आपके खिलाफ। बात तगड़े होने की और कमजोर होने की नहीं है, बात ये है कि जाहिर है कि जब भी महंगाई बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अवाम के ऊपर भी आता है और वहां के सियासी हालात के ऊपर भी आता है। और जाहिर है एक तरफ मुआशी बहरान पैदा किया, एक तरफ सियासी बहरान पैदा किया, जाते हुए अपने मुंह से तस्लीम करके गए कि हम तो माइंस बिछा के जा रहे हैं। तो मतलब ये तो सर आपको 1 साल हो गया है ना अली गौहर बलोच साहब, 1 साल हो गया ना। लेट्स सपोज अगर ये आपकी 5 साल की टर्म होती तो 1 साल तो आप गुजार चुके थे ना। इवन बिल्कुल आपने सही कहा, तो 1 साल काफी होता है ना कि कम से कम आप चीजों को बेहतर की तरफ तो ले जाएं। मुल्क की गरीदा साहिबा, जब किसी मुल्क की सियासी तबाही करप्शन के जरिए और मुआशी तबाही करप्शन के जरिए आप करके जाएंगे तो हालात 1 साल में नहीं सुधरेंगे। उन हालात को ठीक करने के लिए लेकिन ये मुझे बताएं कि ये कैसेट कितनी बार चलेगी, ये फिल्म कितनी बार चलेगी? सर माजरत के साथ अली गौहर साहब, और मुल्क के हालात ठीक करे और उसके बाद फिर किसी एक घुसपैठियों तो नवाज शरीफ आप भी तो नहीं रहे ना, नवाज शरीफ आप भी तो नहीं रहे, क्यों नहीं आ रहे नवाज शरीफ? 1 साल हो गया है आपकी अपनी हुकूमत को आए हुए।
میری گزارش سن لینا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں پھر کسی گھس بیٹھیوں کو بٹھا دیں، پھر کسی عمران پروجیکٹ نہیں، میرے سوال کا جواب دے دینا، نواز شریف کیوں نہیں آ رہے؟ دیکھیں نواز شریف آئیں گے، نواز شریف وہ ہیں جو اس ملک کے 3 بار سر یہ آئیں گے پچھلے 2.5 سال سے تو سن رہے ہیں کم از کم. آج مریم نواز صاحبہ ملک میں ہیں، شہباز شریف صاحب ملک میں ہیں، تمام نواز شریف تو نہیں چل رہا نا ملک اس وقت آپ کی حکومت سے، نہیں چل رہا اس وقت، خالی بیانات سے اور معذرت کے ساتھ. کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہے کہ نواز شریف واپس کب آئیں گے؟ کوئی جواب آپ کے پاس گورننس کا نہیں ہے؟ جواب یہی ہے کہ ان ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے جو اس کے اصل مجرم ہے پاکستان کی. سر اس سے آپ بے شک پکڑ کے پی ٹی آئی کو جیلوں میں بند کر دیں، آپ پوری پی ٹی آئی کو جیلوں میں بند کر دیں، آپ ان کے تمام ذمہ داران کو پکڑ کے جیلوں میں بند کر دیں. اگر آپ کے پاس ہمت ہے، اگر آپ کے پاس ہمت ہے، اس کے باوجود آپ معیشت ٹھیک نہیں کر پائیں گے سر، نہیں ٹھیک کر پائیں گے آپ معیشت. جو لوگ جن لوگوں نے پاکستان میں بڑے بڑے گھپلے کیے ہیں وہ جیلوں میں کیوں نہیں جائیں گے؟ جنہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے وہ جیلوں میں کیوں نہیں جائیں گے؟ میں گزارش کر رہی ہوں کہ پوری پی ٹی آئی کو آپ جیل میں ڈال دیں. باقی ذمہ داران جہاں پہ آپ کے پر جلتے ہیں بے شک ان کو بھی آپ جیلوں میں ڈال دیں اگر آپ کی ہمت ہو جائے. اس کے باوجود یہ معیشت ٹھیک کرنے کا فارمولا نہیں ہے سر. سر یہ معیشت گورننس ٹھیک کرنے کا فارمولا نہیں ہے. غریدہ صاحبہ یہاں پر حالات یہ ہیں کہ ایک طرف مسلم لیگ نون کے لوگوں کو 5 سال کے لیے نااہل کیا جاتا ہے کہ انہوں نے توہین عدالت کی، دوسری طرف ایک محترم جو ہیں ان کا لاڈلا پن ختم ہی نہیں ہو رہا، ان کو بلایا جاتا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، گاڑی سے اتر آئیں، عدالت میں آ جائیں، چلے کوئی بات نہیں، آپ نے توہین کسی خاتون جج کو گالیاں دی دی ہیں، کوئی بات نہیں چونکہ آپ نظام کے لاڈلے ہیں. تو پاکستان میں کیا کوئی دوہرا قانون ہے، کوئی دوہرا آئین ہے؟ سر اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی پوری گورنمنٹ کا فوکس عمران خان آپ کے نروز پہ سوار ہے. پھر پاکستان کی تباہی کا سوال بھی ان لوگوں سے پوچھیں. عمران خان آپ کی پوری حکومت کے، آپ کی پوری پارٹی کے احساب پہ سوار ہے، لیکن عمران خان کو پکڑنا، گرفتار کرنا، معیشت ٹھیک کرنے کا فارمولا نہیں ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے، میں آپ کی بات سے اتفاق نہیں کر سکتا. اچھا اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں آپ یہ سرٹیفکیٹ پکڑا دیں کہ وہ پاکستان کو لوٹے، پاکستان کی معیشت کو تباہ کرے اور کوئی عدالت اس سے نہ پوچھے، کوئی پاکستان کا قانون اس کے اوپر لاگو نہ ہو اور اس کو کھلی چھٹی دے دے، اس دورے معیار کے ساتھ پاکستان کے علی گوہر صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں، مجھے ہاں یا نہ میں ایک سوال کا جواب دے دیں. آپ عمران خان کو گرفتار کر لیں یا عمران خان گرفتار ہو جائیں، آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کے اگلے دن معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ یس نو؟ دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ اگلے دن ہو جائے گی یا 10 دن. مسئلہ ہے نا کہ آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے، آپ کے پاس خود یقین نہیں ہے کہ عمران خان کی گرفتاری معیشت کی بہتری کا فارمولا نہیں ہے. نہیں بہتری کا فارمولا یہ ہے کہ جو ذمہ داران، مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو یاد ہوگا سینٹ کا ایک الیکشن جس میں مسلم لیگ کے لوگوں سے ان کے پارٹی کے ٹکٹس بھی چھین لیے گئے تھے، آپ کو یاد نہیں ہے؟ پیناما سے بات شروع ہوئی تھی اور معاملہ اقامہ کے اوپر گیا تھا. مطلب ہے کہ آج کے نظام، آج کے عدالتی نظام، ان باتوں سے آپ ڈالر کو لے آئیں گے 200 پہ، ان باتوں سے آپ ڈالر کو 200 پہ لے آئیں گے، مہنگائی کم کر دیں گے، نیچے آئے گا. ان باتوں سے ان چوروں اور ڈاکوؤں کو کٹہرے میں لے کر آئیں، 200 سے بھی نیچے آئے گا گارنٹی کے ساتھ. اس وقت بھی ایک دفعہ شیخ رشید نے چیلنج کیا تھا کہ ڈالر 100 پر نہیں آئے گا اور ڈالر 100 پر آیا تھا اور شیخ رشید صاحب پھر اپنا آپ کہہ رہے ہیں کہ پوری پی ٹی آئی کو جیل میں ڈال دیں، عمران خان کو جیل میں ڈال دیں، ڈالر کم ہو جائے گا، ڈالر 200 پہ آ جائے گا. کہ جو بھی ذمہ دار ہیں جنہوں نے الیکشن چوری کیے، جن لوگوں جو ان کے سہولت کار تھے، جو اس نظام کے بینیفیشری تھے، ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لایا جائے، ان تمام لوگوں کا احتساب کیا جائے. اس سے ڈالر 200 پہ آ جائے گا، اس سے ڈالر 200 پہ آ جائے گا، مہنگائی 4% پہ چلی جائے گی ان سب چیزوں سے. ہاں، انصاف پر مبنی نظام میں ہی پاکستان کی سیاسی اور معاشی بہتری ہے. اگر آپ پاکستان میں دورہ نظام چلائیں گے پھر اس کا اچھا آپ جو لائے تھے، آپ جو 18 میں جو لوگ لائے تھے، کیا انہوں نے نظام ٹھیک کر لیا تھا؟ کیا عمران خان نے آ کر معیشت ٹھیک چلا دی تھی؟ کیا سیاسی نظام ٹھیک کر دیا تھا؟ علی گوہر صاحب لیٹ می گو ٹو عالیہ حمزہ صاحبانہ. وسیم اکرم پلاس صاحب جن کو آپ لائے تھے، کیا حالات ہو گئے اس پنجاب؟ عالیہ حمزہ سوری علی گوہر صاحب لیٹ می گو ٹو عالیہ حمزہ. اندر سے انگلیاں اٹھتی تھی. علی گوہر صاحب لیٹ می ٹیک دس ڈیبیٹ ٹو عالیہ حمزہ ملک صاحبہ. عالیہ صاحبہ، علی گوہر صاحب کا پوائنٹ ہے کہ پوری پی ٹی آئی کو بشمول آپ کے اور عمران خان کے جیل میں ڈال دیا جائے، ڈالر بھی کم ہو جائے گا، مہنگائی بھی کم ہو جائے گی، معیشت کی، دودھ شہد کی نہریں پاکستان میں بہنا شروع ہو جائیں گی.
फरीदा मैं कहती हूँ कल क्या करना है आज करें, अभी डाल दे जेल के अंदर। मैं तो कह रही हूँ अभी डाल दे। अगर हमें जेल में डालने से ये 4% पर महंगाई आ जाती है, यहाँ पर डॉलरों की बरसात हो जाती है, यहाँ पर एक्सपोर्ट बढ़ती है, आवाम को रिलीफ मिलता है, आवाम को सस्ता आटा मिलता है, बिजली 24 घंटे आती है, गैस सस्ती हो जाती है, डॉलर अपने जो है दोबारा 100 रुपए का आ जाता है। कल के डालते अभी डालें, हम तैयार हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। असल में ना मसला इस सारी पार्टी का ये है कि ये लोग जो है ना बातों को एक उस तरफ लेकर जाते हैं, और जितनी ये बातें करते हैं ना बेसिकली वो सारी बातें इनकी अपनी लीडरशिप के अगेंस्ट चार्जशीट होती है। इन्होंने जितने निजाम के दोहरे मयार, इंसाफ के दोहरे मयार बताए ना, सबसे पहले वो इनके लीडर के ऊपर जो भाग कर यहाँ से गया ना बीमारी के बहाने, उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि अदालतों से तो वो भी भाग रहे, और अदालतों से वो भाग रहा है। इमरान खान तो पेशियां भुगत आए हैं। इमरान खान तो लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट क्या 4 अदालतों में, दहशतगर्दी की अदालत, जुडिशल कॉम्प्लेक्स हर जगह से हुआ है। अब इनके पास कौन सा बहाना है? उनके तो 4 गोलियां लगी थी बात। लेकिन जो मैं करना चाहती हूँ ना, और मैं इनको उस बात से इधर उधर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इनको एक्सपोज करना इनकी कारकर्दगी के ऊपर जरूरी है, ताकि अवाम वंस फॉर ऑल इनकी नहीं। आलिया साहिबा, वो कारकर्दगी का जवाब दिया ना अली गौहर साहब ने कि 5 रुपए बिजली का यूनिट था, 25 रुपए पे कौन लेके गया, घी सस्ता था, महंगा किसने किया, चीनी सस्ती थी, महंगी किसने की, डॉलर 200 का था, डॉलर 100 का था, 200 पे कौन लेके गया। तो वो बता रहे हैं ना कि 2018 में सब कुछ ठीक चल रहा था। जी मैं बिल्कुल कंपैरिजन इनके लिए कर देती हूँ। अगर इनको कंपैरिजन ही करना है तो जरा मैं बता देती हूँ, वो जो 100 के डॉलर की बात कर रहे थे ना, जो 100 का डॉलर था उसकी कीमत इस मुल्क ने अदा की थी 22 अरब डॉलर झोंक के। यानी एक उससे कैश बिल आकर शेख रशीद साहब ने जो कहा था ना, इसाहतदार 22 अरब डॉलर का इस मुल्क को टीका लगा कर गए थे। दूसरी बात मैं जरा इनके स्टैट्स को रखता हूँ। 149 का डॉलर था जब पीटीआई ने हुकूमत संभाली थी, और जब छोड़ी थी ना 178 का डॉलर था। यानी 4.5 साल के अंदर जो डॉलर में इजाफा हुआ था वो 50 से गलत फिगर ना कोट करें, बात करें फिगर गलत ना कोट करें। फरीदा प्लीज एक मिनट, देखिए मैंने वो केयरटेकर गवर्नमेंट का भी दे रही है ना फिगर, बीच में केयरटेकर गवर्नमेंट भी आई थी ना अली गौहर साहब। केयरटेकर गवर्नमेंट के बाद जो इजाफा हुआ था, इनसे कह दे जिस तारीख को हमने ओथ लिया था ना उस दिन जाकर निकाल ले, इनको फिगर्स पता चल जाएंगे। और अब मुझे इंटरप्ट मत कीजिएगा, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है। आप धरना से काम शुरू करें। सिर्फ एक सेकेंड जी, हम धरने से क्या, मैं तो कह रही हूँ नवाज शरीफ की पैदाइश से काम शुरू कर दें आप लोग। मतलब आपके टैक्स आपके लिहाज से टेस्ट करते हैं। आज इस सब सूरत नवाज शरीफ की पैदाइश से भी करें, इकरामुल्लाह नियाज़ी की पैदाइश से भी करें। एक मिनट प्लीज फरीदा, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इकोनॉमी का टॉपिक है, मैं इधर उधर इन्हें जाने नहीं देना चाहती। 178 का डॉलर आज 310 का है। जरा 10 महीनों की कारकर्दगी का हिसाब बता दे। और चीनी चोर आटा चोर से इनके साथ बैठे, एक हुकूमत में बैठे, दूसरा इनकी हुकूमत बनाने वाला, तो हमसे गिला क्या करना। दूसरी बात, सबसे ज्यादा मंजर तो इन्होंने ये बेचा था कि ग्रोथ, आज 6% की ग्रोथ वाली हुकूमत को गिराकर नेगेटिव की ग्रोथ पर आ गए। दूसरी महंगाई 12% की महंगाई के बाद आज ये 42% की महंगाई पर आ गए। तीसरा, ये कल तक जो हमारी वीआईटी और जिसके स्कैंडल थे, वीआईटी के स्कैंडल पर बात करते थे, आज सुबह ही वो जो जिस पर तालियां बजवाई थी सुबह 7 बजे, उसके वजीर आजम जिसका इफ्तिताह करने गए थे, आज वही फ्लाई ओवर गिर जाए। हमारी वीआईटी का मजाक उड़ाने वाले जरा उस फ्लाई ओवर का तो जवाब दे दे। उस डॉलर रेट के ऊपर जो 100 रुपए पे 22 अरब का टीका लगाने वाले थे, हमने तो $1 नहीं झोंका था, मार्केट रेट के ऊपर लगाया था। हमने तो 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की थी, 32 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस की थी। आज इनके हालात क्या है। और दूसरी चीज मैं इसलिए नहीं कहती कि उन दीदी ने वो जो सर्जरी करा के आई है ना, अगर दिमाग की थोड़ी सी सर्जरी करा लेती है तो ये बातें वो आकर ना सकी, क्योंकि वो ये कहती है जब कीमत कम हो तो शाबाश इसाकदार, जब कीमत बढ़ जाए तो इमरान खान का IMF का मुआहदे। यानी इन्होंने उनको चीफ ऑर्गेनाइजर तो बता दिया, लेकिन उसके साथ ये जरूर बता देते कि मौजूदा IMF का प्रोग्राम मिफ्ता इस्माइल 29 अगस्त 2022 को उन्होंने उस पर साइन किए थे, और पीटीआई का प्रोग्राम ऑलरेडी सितंबर 2022 के अंदर मौसर हो चुका है। और इस साथदार के जो 4 महीने की कारकर्दगी है ना, जो IMF को तड़ियां लगानी है, वो आज लेकिन आलिया साहिबा मेरे चंद सवालात ले लें, और इन सवालात के जवाब ब्रेक से आने के बाद लेंगे। दिसंबर 2020 तक, हुकूमत 2021 तक
हुकूमत आपकी थी। दिसंबर 2021 में शौकत तरीन कह रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंच चुका है। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट मैं आपको बता रही हूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था। यानी कि आपकी हुकूमत के दौरान भी मईशत की हालत इतनी ख़राब हो गई थी। फिर अदम एतमाद जब आनी शुरू हुई, बिजली 10 रुपये आपने सस्ती कर दी, पेट्रोल मजीद आपने सस्ता कर दिया, IMF के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। सो मच सो कि शेख रशीद समेत आपकी पार्टी के अपने लोगों ने एडमिट किया कि हम जाने से पहले बारूदी सुरंगें बिछाकर गए थे। सो इनका भी जवाब दे दीजिएगा। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक विद आलिया हमजा मलिक साहिबा एंड अली गौहर बलोच साहब। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अली गौहर बलोच साहब, आलिया साहिबा की बातों का आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए, एक बात को तो मैं जरूर रिस्पॉन्स करूंगा कि इनको जब इंसान के पास दलाइल देने की बातें ना रह जाए ना, तो फिर वो इस किस्म की फजूल बातें, किसी की शक्ल के ऊपर इतराज करना, किसी की उस पर, भाई आप करें। अगर ये तो पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है ना कि एक बंदा जो है वो जेली लंगड़ा बन के बैठा हुआ है और अपनी टांग के ऊपर उसने वो क्रिकेट वाला एक पैड चढ़ाया हुआ है। तो मतलब ये है कि वो क्या ये तमाशा कौम नहीं देख रही? लोग अपने बच्चों को इंग्लैंड में बिठा के लोगों के बच्चों को कहता है कि जेलों में चले जाएं, और उसके ऊपर तो वो रिटायर्ड जो है जस्टिस नाथरा जवेद इकबाल साहिबा ने भी, जो कल उनकी आपने वीडियो देखी है, वो भी मतलब है कि इनकी कली खोल दी है कि ये कितना बहादुर आदमी है। एक हसार लेकर लोगों का वो अदालतों में आता है कि कहीं मुझे इस डर से कि चूहे जितना उसका दिल है कि कहीं मुझे गिरफ्तार ना कर लिया जाए, और ये लोगों को बातें करते हैं। मतलब इंतहाई अफसोसनाक बात है। जो बातें आपने इनसे पूछी है, अभी ये डॉलर की कीमत भी जो थी वो गलत कोट कर रही थी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बैठकर फिगर गलत कोट करते रहें टॉक शोज में बैठ के। तो हकीकत, हाँ, अगर आज महंगाई है तो मैं कह रहा हूं कि आज महंगाई है, लेकिन उस महंगाई का कट्टा चट्टा जो है वो जब खुलता है तो नाम फिर इन्हीं के कुर्रा जो है वो इन्हीं के नाम का ही निकलता है। जिन लोगों ने देखे ना, जिस मुल्क को पिंकी पीरनियों और फरागोगियों के जरिए चलाया जाएगा और वो 6-6 कैरेट की अंगूठियां लेकर भाग जाएंगी, और तोशा खाना केस के अंदर मतलब है कि अरबों रुपए का वो पाकिस्तान को चूना लगा कर जाएंगे, तो फिर उस चलते फिरते पाकिस्तान के क्या हालात होंगे? फिर उसके यही हालात होंगे। अभी जो आपने बारूदी सुरंगों वाली बात की, क्या ये बात मैंने की थी? ये इल्जाम मैंने लगाया था? ये वो हकायक हैं, ये असल वो हकीकत है जिसने पाकिस्तान की, अच्छा अगर ये तो बड़ी कानून और आइन की बातें करते हैं ना, और लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें करते हैं, मुझे ये बताएं कि डस्का में चोरी करते हुए ना तो गरीदा फरूकी ने पकड़ा था और ना अली गौहर ने पकड़ा था। इसीलिए तो आपके वज़रा उस वक्त जब हुकूमत में थे तो लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन को गालियां देना शुरू की थी। जब ये रंगे हाथों पकड़े गए थे डस्का में वोट चोरी करते हुए, तो उसके बाद जो ऑडियो आई जिसमें इमरान नियाजी साहब कह रहे कोई नहीं, पैसे लगा के 10-12 MNAs खरीद लो, तो मकसद ये बातें किसने की? ये बातें मैंने की या आपने की या हमने इल्जाम लगाया? बात वो करनी चाहिए जो हकायक पर मबनी हो। अगर आप मसाइल का हल ढूंढना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि आइंदा पाकिस्तान इन बहरानों से निकल आए, तो उसके लिए जरूरी है कि उन लोगों का एहतसाब जरूरी है, उन लोगों को कटहरे में लाना जरूरी है जिन लोगों ने पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम का वोट चोरी किया, जिन लोगों ने पाकिस्तान की मिसमैनेज थी वो बैड गवर्नेंस करके की। तो मकसद है कि लोगों की शक्लों के ऊपर बातें करना, लोगों के ऊपर को गालियां देना, किसी को मतलब है सोशल मीडिया के जरिए। आज हालात ये हैं, कोई टीवी एंकर तनकीद कर दे तो उसको सोशल मीडिया के ऊपर उसकी माँ बहन एक कर दी जाती है। आज कोई सहाफी बात कर दे तो उसको लिफाफा सहाफी का वो सर्टिफिकेट थमा देते हैं इमरान नियाजी साहब। कोई खातून जज बात कर दे तो उसको रंगे हाथों जो है वो मतलब है कि वो गालियां देना शुरू कर देते हैं सरेआम, और उसको धमकियां लगाना शुरू कर देते हैं। आप तस्लीम करें या ना करें, इन चीजों का तमाम वो चीजें हैं जिनका आप खुद भी गरीदा साहिबा शिकार रही हैं। उसकी तफसील आपसे बेहतर कौन जानता है कि ये हालात मतलब मुल्क के किस तरफ लेकर गए, कौन जिम्मेदार है इस मुल्क का टेम्परेचर जो इतना हाई किया है, कौम को तकसीम करने में किस बंदे का हाथ है, ये पूरी पाकिस्तानी कौम जानती है। आलिया साहिबा इसका जवाब दे दें, और जो ब्रेक पर जाने से पहले मैं सवाल आपके लिए छोड़ के गई थी उसका भी जवाब दीजिएगा।
मैं यही बताना चाह रही थी, लेकिन मुझे इन्होंने बाकी चीजों में इतना उलझा दिया। मुझे अफसोस ये नहीं होता, मुझे अफसोस होता है हुकूमत में आप हैं, जिसको पकड़ना है पकड़े, लेकिन यहाँ पर आकर घर की औरतों के ऊपर बात मत किया करें, आकर लॉजिक पे बात करें, अवामी मसाइल पर बात करें। मैं जरा बारूदी सुरंगें आपको बता दूं, इतने नाअहल और इतनी तो 6 कैरेट की अंगूठियां, अगर ये वो लीडर है जिसने घर की खवातीन को अपना फ्रंट मैन बनाया पाकिस्तान के लिए। मैंने किसी पे बात की, मैं अपने साथ आलिया हमजा साहिबा, ये आपका वो लीडर है जिसने अपने घर की खवातीन को पाकिस्तान लूटने के लिए इस्तेमाल किया। अगर अवामी मसाइल की बजाय इन्होंने घर की औरतों के ऊपर बात करनी है तो इन्हें अपने घरों को जाए, क्योंकि बाकी आपकी औरतें घर की और दूसरों की औरतें बाजार की औरतें हैं। भाई जो बाजार में आकर खुद से आएंगी सियासत के अंदर, तो उनका सियासत नहीं किरदार होगा ना। एक तरफ सियासत, तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि घर की औरतों को घर में बिठाना था ना, अंगूठियां खरीदने पे तो नहीं बिठाना था। शराबोगियों को और पिंकी पीरनियों के जरिए तो पाकिस्तान को नहीं लूटना था ना। वही देखने जो लंबे जब ये लूट मार होगी तो बातें होंगी, फिर उंगलियां भी उठेंगी, फिर इल्जाम भी लगेंगे, फिर जवाब भी देना होगा, फिर कटहरे में आना। अली गौहर साहब, आलिया साहिबा को जवाब देने दीजिएगा। जी बिल्कुल, और मैं इनकी फजूल बातों का जवाब देना पसंद नहीं करूंगी, इसलिए कि जाहिर है करप्शन की बातें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आप करप्शन क्यों कर रही हैं, तो फिर आपके पास तो ये, आपके नजदीक तो ये बेहुदा बातें हैं। लिहाजा अली गौहर साहब, एक मिनट, यही बात है कि आपसे सवाल ना पूछा जाए। अली गौहर साहब, आलिया हमजा को जवाब देने, मैं खामोशी के साथ आपके झूठ सुनते जाएं, आपके अली गौहर साहब आप अपने टाइम पे, आलिया एक मिनट, मुझसे आलिया लेट मी मॉडरेट, मुझसे तवक्को ना करें कि आलिया लेट मी मॉडरेट, आलिया साहिबा लेट मी मॉडरेट, आलिया साहिबा लेट मी मॉडरेट, आलिया साहिबा। अली गौहर साहब, आप अपने टाइम पे बोल लिए थे, आपके टाइम में आलिया साहिबा ने बिल्कुल इंटरप्ट नहीं किया था, तो अब ये मुनासिब है, बल्कि यही इंसाफ का तकाजा है कि उनके टाइम में अली गौहर साहब आप इंटरप्ट ना करें। आलिया साहिबा को जवाब देने थे मुकम्मल, वो अपना जवाब मुकम्मल कर लें, देन आई विल कम टू यू अगेन अली गौहर साहब। जी आलिया साहिबा। जी गरीदा, जीडीपी बेस हमने बढ़ाई थी तकरीबन कोई 70.8%, अगर मैं रुपीस के टर्म में कहूँ। ये बारूदी सुरंग थी जो हम छोड़ के गए थे। पर कैपिटा इनकम, यानी अवाम की जो पर कैपिटल इनकम थी वो हम बढ़ा के गए थे। अगर मैं रुपीस के टर्म में बात करूँ तो 62%। यहाँ पर हम जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे वो ये जो छोड़ के गए थे उनसे कहीं ज्यादा हम इनको देकर गए थे, जो इन्होंने, मुझे नहीं पता कि कहाँ पर खर्च किए, कुछ सर्जरियों पर खर्च किए, कुछ इलाज पर खर्च किए, जो कि अवाम पे तो कुछ खर्च नहीं हुआ। और रेमिटेंसेज में 56% इजाफा किया था, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स में 31% इजाफा किया था। ये थी बारूदी सुरंगें। टेक्नोलॉजी के एक्सपोर्ट में 146% का इजाफा था। ये थी बारूदी सुरंगें। करंट अकाउंट डेफिसिट कम करके गए थे हम, तो एक एक चीज इनको सही पकड़ा कर गए थे। अवाम को रिलीफ देने से लेकर सेहत कार्ड, कामयाब जवान प्रोग्राम, किसान को सब्सिडी, ताजिर को सब्सिडी, डॉलर का रेट, अवाम को सस्ता आटा, अवाम को हर चीज सस्ती हम देकर गए थे। 24 घंटे की बिजली हम दे रहे थे। गैस की लोड शेडिंग हमने सर्दियों में नहीं होने दी जो अब गर्मियों के अंदर होंगे। इंडस्ट्री लग रही थी, रोजगार मिल रहे थे। यहाँ पर सूरत हाल इस वक्त है कि आप इनसे मईशत का सवाल करेंगे, आप कहेंगे अवाम को आप रिलीफ कैसे देंगे, ये कहेंगे फराज साहिबा मुल्क से बाहर चलेगी, आपकी हुकूमत है, बुला ले उनको। आप यहाँ से इनसे सवाल करेंगे कि आटा सस्ता कब देंगे, ये कहेंगे 5 कैरेट की अंगूठी। तो इनसे ये सवाल तो करें कि जो तोशा खाना से इनकी जो बीबी साहिब है वो पूरे हीरो के जवाहरात से लेकर घर बैठने, उसका जवाब भी कब देंगे, क्योंकि जब उसकी बारी आएगी तो ना टैक्स रिटर्न में उनकी कोई रसीदें निकलेंगी, ना इनके बैंक अकाउंट में कोई रसीदें निकलेंगी, ना तोशा खाना में कोई पैसे निकलेंगे। उसके अलावा जब आप इनसे ये पूछेंगे कि आप इस वक्त जो डॉलर को कैसे रोकेंगे, IMF के साथ आपका मुआहदा कैसे होगा, तो जवाब देते आपको क्या कहेंगे, इमरान खान को पकड़ ले, आलिया हमजा को पकड़ ले। यहाँ पर वो जो बातें करिए, अवाम की बात करती है तो इनको मिर्चें क्यों लगती है। चीनी चोर इनके साथ बैठे थे तो पकड़ के जेलों में डालते, आटा चोर से हुकूमत थी उनके साथ तो आपकी इत्तेहादी थी, करते ना उनको, पकड़ते ना उनको। और फिर मुझे ये बता दे, मेरा लीडर तो 4 गोलियां खाकर भी इस मुल्क में बैठा है, वो तो इलाज के बहाने भी इस मुल्क से बाहर नहीं गया। तो उसको बुज़दिल कहने से पहले उस बुज़दिल के बारे में या उस चूहे के बारे में क्या हाल है जो लंदन के दिल में छुपा बैठा है और जो कहता है कि मैं तब तक पाकिस्तान नहीं आऊंगा जब तक मुझे अदालतों से रिलीफ नहीं मिलेगा। और उनके बारे में इनका क्या ख्याल है कि इमरान खान पर इनकी सियासत, मतलब मैं आपको एक बात बता दूं ना, अगर इनकी पूरी आपने टॉक शो से निकाल दें या
मरियम बीबी की तकरीर में से इमरान खान का नाम निकाल देना तो इनके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, मुझे अब ये सारे सवालात अवाम इनकी इस सारी चीज से और इमरान फोबिया से थक चुकी है, क्योंकि जिसके घर में रोटी नहीं होगी ना उसे इमरान खान के ऊपर इनकी नफरत से कोई गर्ज नहीं है। जिसके घर में बिजली नहीं आएगी ना और वो बिजली का बिल नहीं दे सकेगा, वो इनकी ये बातें आकर नहीं सुनेगा। जिसके घर के अंदर उसको अपने जेवर बेचने पड़ेंगे, अपने बच्चों की चीज। आलिया साहिबा, ये सारे सवाल अब मुझे गवर्नमेंट से करने दे, इन सवालात के जवाब। और इन्होंने आखिरी बात वरीदा मुझे करके बेशक इनसे जो, और मैं इनसे ये कहूंगी, मैंने लॉजिक से बात की, मुझे लॉजिक की बात का जवाब दीजिएगा। मैं अगर फिगर गलत होंगे, मैं ऑन रिकॉर्ड आपके प्रोग्राम के अंदर इनको चैलेंज करूँ, इनको भी दिखाएं, मुझे भी दिखाएं, अपने सामने इनका इकोनॉमिक सर्वे निकालें। अगर मैं गलत होंगी तो मैं आपको ये बता दूं, मैं ऑन एयर माफी मांगूंगी, और अगर ये गलत होंगे तो ये अपनी सजा खुद तजवीज करेंगे। लेकिन मैं दोबारा चले, नाउ लेट मी गो टू अली गौहर बलोच साहब, ना टाइम खत्म हो गया। आलिया साहिबा, लेट मी गो टू अली गौहर बलोच साहब। आलिया साहिबा, नाउ लेट मी गो टू अली गौहर बलोच साहब। अली गौहर बलोच साहब, अली गौहर बलोच साहब, फराह गोगी को मुल्क से किसने भगाया था और अब इंटरपोल के जरिए उसको वापस बुलाया जा रहा है, और वो इनके खिलाफ जो ये हीरे की अंगूठियां लेते रहे, इनके खिलाफ वादा मुआफ गवाह जो है वो फराह गोगी ही बनेगी आकर। अली गौहर साहब, एक मिनट, मेरा एक सवाल ले लें। अली गौहर साहब, मेरा एक सवाल ले लें। आपका ये बयानिया आपको वोट नहीं दिलवा रहा, आपका ये बयानिया आपको इलेक्शन नहीं जितवा रहा। मेरा सवाल ले लेना, मेरा सवाल ले लें प्लीज, मेरा सवाल ले लें। और दूसरा, आप इमरान खान को जो मर्जी कहें, अली गौहर, मेरा सवाल ले लेना, आप इमरान खान को जो मर्जी कहें, लेकिन ऑप्टिक्स मैटर करते हैं। ऑप्टिक्स ये है कि इमरान खान अभी तक तमाम तर प्रेशर के बावजूद, जख्मी होने के बावजूद पाकिस्तान में मौजूद है। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आ रहे अपनी हुकूमत होने के बावजूद। ऑप्टिक्स मैटर करते हैं अली गौहर बलोच साहब? मैटर करते हैं। पाकिस्तान के अंदर बैठकर लोगों के बीवी बच्चों को अपने पूरे घर के इर्द गिर्द हथार की एक दीवार बनाकर और अपनी टांग के ऊपर जेली प्लस्तर बांधकर बैठने से ये भी वो हकायक हैं जो पाकिस्तान के अवाम जानते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो तो उनको मतलब है कि एक बताया गया है कि आपने इस घर की चार दीवारी से बाहर नहीं लिखना। वो चूहा बनकर तो छुपे हुए अपने उस घर की चार दीवारी के अंदर। इनसे पूछे, खाद की कीमत 8,000 से लेकर 4,000 से लेकर 8-10 हजार इनसे पूछे पाकिस्तान में अद्वियात की कीमतें किसने ज्यादा की थी। इनसे पूछे पाकिस्तान में गर्दशी कर दे, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बुलंद सतह पर किसने पहुंचाया। टाइम खत्म हो चुका है प्रोग्राम का। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा मलिक साहिबा। ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you tomorrow inshallah. I'll see you on Monday inshallah at 8 o'clock. Allah Hafiz.